डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, एक बार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के संदर्भ में हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या होता है और ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो किस मूल अवधारणा पर आधारित है। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि नर्स्ट का जो ऊष्मा प्रमेय है उस आधार पर प्लांक ने अपना ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के बारे में क्या कथन दिया था और लेविस और रैंडल ने प्लांक के नियम को किस प्रकार से आगे बढ़ाया था। वहां पर ये देखा था हमने कि कोई भी एक परफेक्ट क्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है वो शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर उसमें एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। ये ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम पर हमने अप्लाई वहां पर किया था और उस आधार पर हमने किसी भी पदार्थ की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है, अर्थात किसी टेम्परेचर टी पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो उसके अंदर वास्तव में निहित होती है, उसकी कैलकुलेशन को हमने वहां पर देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होने वाले वास्तव में एंट्रोपी परिवर्तन को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, जहां पर हम ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को लागू करते हुए यहाँ पर हम एंट्रोपी चेंज को किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए देखेंगे। साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, यानी कि जो अवशेष एंट्रोपी, अर्थात परम शून्य ताप पर भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कि शून्य एंट्रोपी न होकर के कुछ एंट्रोपी का मान होता है, उसे ही हम अवशेष एंट्रोपी कहते हैं। उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या होती है कंसेप्ट रेजिडुअल एंट्रोपी और उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है, वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है उसके क्या हम यहाँ पर अनुप्रयोग हो सकते हैं या एंट्रोपी के क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। इससे ठीक पहले वाले लेक्चर को देखने के लिए आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन टैब में उसका लिंक है वो यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप उसे जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एंट्रोपी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि आप जानते हो कि किसी टेम्परेचर T, जो कि निश्चित रूप से 0 डिग्री केल्विन से ऊपर का कोई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के लिए सभी पदार्थों के लिए एंट्रोपी का जो मान है वो निर्धारित किया गया है, निश्चित रूप से धनात्मक एंट्रोपी। क्या मानते हुए कि एंट्रोपी शून्य होती है, कब? जबकि परम शून्य ताप होता है। इस का उपयोग करते हुए सभी तत्वों और यौगिकों की एंट्रोपी को क्या निर्धारित किया गया है। सो फॉर द reaction the entropy change can be given as the delta S बराबर summation of entropy of the product minus summation of entropy of the reactant। अर्थात प्रोडक्ट्स की मानक एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की मानक एंट्रोपी को यदि हम घटा दें तो हम एंट्रोपी परिवर्तन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, यदि एक सामान्य अभिक्रिया हम कंसिडर करें जहां पर कि किसी क्रियाकारक A के A मोल और B के B मोल से क्रिया करते हैं, तो उत्पाद M के M मोल और N के N मोल यदि प्राप्त होते हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए सामान्य एंट्रोपी परिवर्तन को हम इस प्रकार से लिखेंगे डेल्टा एस जीरो, जहां पर जीरो का मतलब है कि हम मानक एंट्रोपी के लिए हम बात कर रहे हैं। डेल्टा एस जीरो बराबर प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपीज, किस स्टैंडर्ड स्टेट में, मानक अवस्थाओं में। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 है, जहां पर डेल्टा एस जीरो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज कहलाता है। तो एस जीरो एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स प्योर स्टेट, यानी कि शुद्ध अवस्था में उस पदार्थ की एंट्रोपी है, कब? जबकि ताप T हो। यदि हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करें, अवकलित करें ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर, तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये वाली इक्वेशन थी जो ठीक पहले अभी हमने स्लाइड्स में देखी थी। डिफरेंशिएट करने पर हम क्या देखते हैं कि डेल ओवर डेल टी, यानी कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है विद कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल्टा एस जीरो बराबर एम, एन, ए और पी सारे के सारे क्या कोफिशिएंट्स होते हैं ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, जो कि कांस्टेंट होते हैं और इन्हें हमने डिफरेंशियल साइन के बाहर रख दिया है। सो डेल ओवर डेल टी एस जीरो फॉर प्रोडक्ट एम, डेल एस जीरो डेल टी फॉर प्रोडक्ट एन, ये दोनों रिएक्टेंट्स के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 3, हम जानते हैं कि ds बराबर cp बाई टी dt होता है। तो यदि हम इसे इस प्रकार से लिख दें कि डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट p बराबर cp बाई टी, डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट p बराबर cp बाई टी, इसका उपयोग हम करेंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पर 4 मानते हुए
लिया है इसे, और इक्वेशन नंबर 4 का उपयोग हम इक्वेशन नंबर अब 3 में करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि डेल डेल्टा एस जीरो ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी बराबर एम एन ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये सब बाहर रहेंगे। तो सी पी एम प्लस सी पी एन माइनस सी पी ए माइनस सी पी बी, क्योंकि डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर क्या होता है, सी पी बाई टी होता है। तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, यहाँ पर सी पी बाई टी लिख दिया और एम हमारा रह गया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि सी पी एम प्लस सी पी एन प्रोडक्ट है, तो माइनस में सी पी ए और माइनस में सी पी बी रिएक्टेंट है। तो इनको टोटल को हम प्लस माइनस करेंगे तो डेल्टा सी पी से इसे हम कन्वर्ट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारी 5 है, तो हम इसे अब लिख सकते हैं कि डेल डेल्टा एस जीरो ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल्टा सी पी बटा टी, जहां पर डेल्टा सी पी का मतलब क्या है, कंप्लीटली एम सी पी एम प्लस एन सी पी एन माइनस ए सी पी ए माइनस बी सी पी बी, जिसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसे हम अब लिख सकते हैं कि डी डेल्टा एस जीरो बराबर डेल्टा सी पी डी टी बाई टी बराबर डेल्टा सी पी डी एल एन टी, और हम जानते हैं कि 1 बाई टी का डिफरेंशियल होता है डी एल एन टी, या एल एन टी का डिफरेंशियल होता है 1 बाई टी, इंटीग्रेशन 1 बाई टी होता है। तो इसे हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट करें फॉर ए डेफिनेट चेंज फ्रॉम T1 टू Tt, यानी कि एक निश्चित ताप परिवर्तन T1 से T2 के लिए यदि हम इस समीकरण 6 को समाकलित करें तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा एस जीरो T2 माइनस डेल्टा एस जीरो T1 बराबर डेल्टा Cp T1 से T2 dln इफ यू नो, यदि हम डेल्टा Cp का T के साथ रिलेशन जानते हैं तो हम इस इक्वेशन को आसानी से समाकलित कर सकते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो डेल्टा Cp है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, हालांकि वह निर्भर करता है किस आधार पर, इस आधार पर कि हम यहाँ ले रहे हैं डेल्टा Cp न कि Cp, और Cp जो है वो ऊष्माधारिता होती है स्थिर दाब पर, और ऊष्माधारिता का मतलब होता है Cp बाय का मतलब होता है ऊष्मा बटा ताप, अर्थात ताप के सापेक्ष ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वही ऊष्माधारिता कहलाता है। तो ऊष्माधारिता ताप पर निर्भर तो होती है, परंतु हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डेल्टा Cp, अर्थात जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के पूरा हीट कैपेसिटी चेंज को हम यदि देखें तो वो जो हीट कैपेसिटी चेंज है वो यदि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उस परिस्थिति को हम यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि डेल्टा एस जीरो T2 माइनस डेल्टा एस जीरो T1 बराबर डेल्टा Cp नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1। सो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा एस जीरो T2 बराबर डेल्टा एस जीरो T1 प्लस डेल्टा Cp नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया 2.303 लॉग T2 बाई T1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 बन गई, और इस समीकरण की सहायता से अब हम किसी भी अभिक्रिया के लिए क्या कर सकते हैं, सामान्य रूप से हम होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को आसानी के साथ में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इक्वेशन अप्लाइज टू ऑल जनरल रिएक्शन, यानी कि ये जो समीकरण है सभी प्रकार की सामान्य अभिक्रियाओं पर लागू हो सकती है। कब, जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो इस टेम्परेचर रेंज T1 से T2 में परिवर्तित नहीं हो रही हो। तो हमने यहाँ पर इस स्लाइड में देखा कि किस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कुछ ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इट इज फाउंड, क्या देखा गया कि दैट इन सम रिएक्शंस, कुछ अभिक्रियाओं में, दे डू नॉट फॉलो द रूल डेल्टा एस बराबर 0 एट 0 डिग्री के, अर्थात कुछ क्रिस्टलीय ठोस ऐसे होते हैं जो कि कई अभिक्रियाओं में उस एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य वाले नियम का पालन नहीं करते हैं 0 डिग्री के पर, दैट इज देयर आर एक्सेप्शंस फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अर्थात निश्चित रूप से ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के कुछ अपवाद मौजूद हैं। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं मुख्य रूप से, तो इन दीज रिएक्शंस जनरली क्या देखते हैं हम, आइस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O या H2 और भी कई हैं, आर दी सब्सटेंसेस, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड
that they have a certain amount of entropy at absolute zero temperature। यानी कि इन अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से बर्फ, CO, N2O, H2 जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। और क्या देखा गया कि इन पदार्थों में परम शून्य ताप पर भी कुछ एंट्रोपी की मात्रा होती है। क्या देखा गया कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट आइस हैज एंट्रोपी ऑफ 3.3 जूल पर केल्विन। 0 डिग्री के पर कितना होता है? 3.3 जूल के पर केल्विन। दिस एंट्रोपी इज कॉल्ड एज रेजिडुअल एंट्रोपी। इसी ही एंट्रोपी को हम क्या कहते हैं? अवशेष एंट्रोपी कहते हैं। इसी प्रकार कार्बन मोनोक्साइड हैज रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ 5.8 जूल पर केल्विन, N2O has 5.8 जूल पर केल्विन एंड H2S has 6.2 जूल पर केल्विन। पर मोल भी यहाँ पर सम्मिलित है, वो यहाँ अभी लिखने से रह गया है। तो इतना एंट्रोपी उनके अंदर रेजिडुअल एंट्रोपी के रूप में यहाँ पर रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिस शोज दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस, अर्थात ऐसे सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डू नॉट हैव थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अर्थात ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ऊष्मागतिकीय साम्य में नहीं है। सुपरकूल्ड लिक्विड्स यानी कि अति शीतित जो द्रव होते हैं हमारे, वे भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्या है? अपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप पर भी द्रव अवस्था में बने हुए रहते हैं। ऑल्सो हैव रेजिडुअल एंट्रोपी, उनमें भी अवशेष एंट्रोपी होती है। सो दे आर ऑल्सो द एक्सेप्शंस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वे भी क्या है? ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के क्या अपवाद होते हैं। अब यदि हमें इस रेजिडुअल एंट्रोपी के कंसेप्ट को समझना है तो हम इसके आणविक व्यवस्था के आधार पर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजिडुअल एंट्रोपी यानी कि अवशेष एंट्रोपी रह जाती है। तो हम यदि ये मान के चलें कि कोई एक तंत्र है जिसमें कि n नंबर ऑफ इक्वल मॉलिक्यूल्स यदि हैं और वो क्या है? ठंडे होते हैं कब तक? 0 डिग्री के तक। तब हम ये मान के चलते हैं कि यदि उन्हें हम 0 डिग्री के तक यदि हम ठंडा करें तो क्या हम मान के चलते हैं कि वो अपनी सब लोएस्ट जीरो जो उनके एनर्जी स्टेट है उस लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर क्या होंगे निश्चित रूप से। हम यदि ये माने कि यदि ये लेवल नॉन डीजेनरेट लेवल है, क्या है? नॉन डीजेनरेट लेवल है, देन मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन इन दिस लेवल जो कि लोएस्ट क्वांटम एनर्जी लेवल होगा, उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में कि जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है वहीं पर ही सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो उपस्थित होंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल में, और ये नॉन डीजेनरेट लेवल है, अर्थात इसके कोई भी उप ऊर्जा स्तर नहीं है। तो निश्चित रूप से इससे ठीक ऊपर वाले जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं वहां पर मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन क्या होगी? शून्य होगी फॉर ऑल अदर हायर एनर्जी स्टेट। देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, तब ऊष्मागतिकीय प्रोबेबिलिटी के अनुसार या ऊष्मागतिकीय कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि W बराबर जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो इस प्रकार से दी गई है कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ni बराबर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 एंड देन 0 बराबर 1। अर्थात जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो इट मस्ट बी इक्वल टू 1। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से किस प्रकार से रिलेटेड होती है उसे हम यहां पर इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, S बराबर K ln W। तो हम देखते हैं कि जब W जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो 1 है तो उस परिस्थिति में नेचुरल लॉग 1 0 होता है, तो उस परिस्थिति में एंट्रोपी का जो मान होगा वो क्या प्राप्त होता है? 0। तो इस आधार पर दिस रिजल्ट्स इज इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो परिणाम है ये तो हमारे ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार ही है एंड फॉलोज द बोल्ट्जमैन प्रिंसिपल। और बोल्ट्जमैन का जो मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन का सिद्धांत है उसको भी पालन यहाँ पर ये कर रहा है कि एक नॉन डीजेनरेट
लोएस्ट एनर्जी लेवल में जो एंट्रोपी है वो शून्य होगी, क्योंकि वहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम 1 होती है। नाउ अब चूंकि सब्सटेंसेस के अंदर रेजिडुअल एंट्रोपी का पाया जाना हमने देखा है, तो निश्चित रूप से हम ये क्या माने अब कि जो उनकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट है वो डीजेनरेट होनी चाहिए, मस्ट बी डीजेनरेट, यानी कि वहां पर उप ऊर्जा स्तरों की क्या है व्यवस्था निश्चित रूप से होगी। तो इस फैक्ट को समझाने के लिए हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए कि जैसे N2O या CO जैसे मॉलिक्यूल हैं, लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये दो प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर क्या अरेंज कर सकते हैं अपने आप में कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर। उनमें निश्चित रूप से कुछ द्विध्रुव गुण पाया जाता है। तो 0 डिग्री के पर ये मॉलिक्यूल क्या है, दो प्रकार के अपने मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन को क्या एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला कॉन्फ़िगरेशन ये है, आप देख सकते हो कि यदि ये NNO ONN NNO 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 ONN NNO ONN इस प्रकार की व्यवस्था में यदि ये व्यवस्थित है, तो सेकंड अरेंजमेंट में आप देखोगे कि ये व्यवस्था NNO के स्थान पर ONN में परिवर्तित हो गई। बाकी सारे के सारे जो एटम्स हैं वो इसी व्यवस्था में क्या है, अरेंज हैं। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जहां पर कि दो अलग अलग व्यवस्थाओं में अरेंज है, तो हम यदि अब यहां पर प्रोबेबिलिटी को निकालें या एंट्रोपी निकालें, तो हम क्या देखते हैं कि S बराबर K ln W, यानी कि दो अरेंजमेंट है, टू दी पावर n। तो n जो कि अवोगाद्रो नंबर है, तो n इधर आ जाएगा, तो n के नेचुरल लॉग ऑफ 2, n मल्टीप्लाइड k यानी कि अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू बिकम्स गेस कांस्टेंट r मल्टीप्लाइड बाय 2.303 log 2। log 2 is 0.3010, तो हम देखेंगे कि 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 इज इक्वल टू 5.76 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इस आधार पर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस को यदि हम समझे, तो हम देखते हैं कि N2O में इस प्रकार की दो व्यवस्थाएं होने के कारण उसकी रेजिडुअल एंट्रोपी का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है, 5.76 जूल पर केल्विन पर मोल के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार we can see that CO and N2O like substances which have two configurations shows residual entropy equal to 5.76 जूल पर केल्विन पर मोल के बराबर प्राप्त होती है। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस है हमारे रेजिडुअल एंट्रोपी का कि अवशेष एंट्रोपी को हम किस प्रकार से समझें। मैं अगेन फिर यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर पूछा जाता रहा है ये। Now other examples to the exceptions from third law of thermodynamics, यानी कि अब ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के संदर्भ में यदि हम देखें तो क्या अन्य अपवाद हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने टेबुलेशन में दिया है कि यदि हम इन सब्सटेंसेस के हम एंट्रोपी वैल्यूज को कैलकुलेट करें, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली और कलरीमेट्रिकली दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हमने यहाँ पर डाटा हमने चेक किए। तो ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये डिफरेंस उनके रेजिडुअल एंट्रोपी की वजह से नजर आता है। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकली यदि वैल्यू 202 प्राप्त होती है, तो कलरीमेट्रिकली 198 प्राप्त होती है। तो इनके रेजिडुअल एंट्रोपी की वजह से ये डिफरेंस यहाँ पर प्राप्त होता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि रेजिडुअल एंट्रोपी इज फाउंड इन सिस्टम्स, यानी कि ऐसे तंत्र जिनमें की रेजिडुअल एंट्रोपी पाई जाती है विच आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, वे ऊष्मागतिकी साम्य में नहीं होते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंड हेंस दे हैव डिसऑर्डर एट दिस टेम्परेचर। तो निश्चित रूप से उनमें इस टेम्परेचर पर कब 0 डिग्री के पर क्या होगी, अव्यवस्था होगी, क्योंकि उनमें कुछ एंट्रोपी वहां पर मौजूद है। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और अदर एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पर लिखा है, जहां पर हमने डिस्कस किया CH3D, जहां पर एंट्रोपी बराबर KLN W, तो KLN4 इसका प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल हम कैलकुलेट करें तो 11.7 जूल पर केल्विन, तो H2O के केस में यहाँ पर प्राप्त होता है हमें 3.4 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अर्थात रेजिडुअल एंट्रोपी निश्चित रूप से होती है कई पदार्थों में, जिसे कि हम नकार नहीं सकते हैं। नाउ द लास्ट and most important point, the factors affecting or the applications of third law of thermodynamics, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के क्या महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते, अनुप्रयोग हैं, या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम यदि हम देखेंगे तो कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, तो हम क्या देखते हैं कि एंट्रोपी का जो मान है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की ओर बढ़ता है,
वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्थाओं की ओर बढ़ता है। स्वाभाविक है कि जितना अधिक डिसऑर्डर होगा उतना ही अधिक एंट्रोपी का मान होगा। नाउ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें की मास यानी कि उनका वेट यदि बढ़ता चला जाता है पार्टिकल का, तो एंट्रोपी का मान बढ़ता जाता है। एंट्रोपी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंसेस। इसे समझाने के लिए यहाँ हमने दिया है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, या HFCl, HCl, HBr, HI एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, तो एंट्रोपीज का जो मान है वो भी बढ़ता चला जाएगा। So is the degree of freedom of rotation. Entropy increases with the increase in degree of freedom. जैसे जैसे स्वतंत्रता की कोटि का मान बढ़ेगा, यहाँ पर एंट्रोपी का मान भी बढ़ेगा। जैसे ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0, 2, 3, 3 यदि है तो एंट्रोपीज का मान आप देख सकते हो 17, 20, 22, 23। जैसे NH3 के केस में यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 23 है, HF के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो 20 के लगभग है। इसी प्रकार से यदि हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को देखें, हायर द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द एंट्रोपी। क्योंकि कंपन की आवृत्ति अधिक है, इसका मतलब बंध मजबूत है, तो निश्चित रूप से वो एंट्रोपी क्या होगी, उसकी कम होगी। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, एंट्रोपी इज हायर फॉर पॉलीमर देन फॉर मोनोमर। यानी कि किसी बहुलक के लिए एंट्रोपी का मान जो होगा वो मोनोमर की अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होगा। सो विद दिस स्लाइड हम यहाँ पर थर्मल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ कि एंट्रोपी से रिलेटेड और थर्ड लॉ से रिलेटेड जितने भी हमने पॉइंट्स थे वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एंट्रोपीज और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उन्हें सबको देखने के लिए यहाँ पर एंड स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया हुआ है आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू।